न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बच्चों को कोरोना से कैसे बचाना है, बच्चों में संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी और बच्चों को अगर कोरोना हो जाता है तो क्या करें, यह खबर हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निजात पाने के लिए हिंदुस्तान लगातार सतर्क है, तैयार है। सरकारें कोशिश कर रही हैं। इस बीच तीसरी लहर को लेकर जो दहशत है, उसमें आशंका इस बात को लेकर है कि तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ सकती है। सरकार भी मान रही है कि तीसरी लहर में कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए बच्चों में संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना की तीसरी लहर पर सबसे बड़ी चेतावनी। बच्चों में संक्रमण की चेन तोड़नी होगी बेहद जरूरी, नहीं तो देश में हो सकता है कोरोना का विस्फोट। कोरोना की दूसरी लहर से उभर रहे हिंदुस्तान में तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि उसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। इन आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने भी माना है कि बेशक बच्चों में कोरोना संक्रमण का असर कम देखा गया है और डेथ रेट भी कम है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चे न सिर्फ वायरस के संक्रमण से सुरक्षित हैं, बल्कि देश में फिर से कोरोना विस्फोट रोकने के लिए बच्चों की संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी होगा। पहली बात यह है कि बच्चों में ये संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते। दूसरी चीज ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल, और जहां जहां कोविड की व्यवस्था हुई है वहां इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी है और वो हो भी रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले बच्चों पर असर ज्यादा देखा जा रहा है। आंकड़े भी बच्चों पर मंडराते खतरे की गवाही दे रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच यानी करीब 6 महीने में 10 साल से छोटे बच्चों में संक्रमण के 19,378 केस सामने आए हैं, जबकि पहली लहर में ही 11 साल के बच्चों से लेकर 20 साल के युवाओं में 41,985 मामले सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 1 मई से 16 मई के बीच सिर्फ 15 दिनों में 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आए। डॉक्टरों के मुताबिक दूसरी लहर में बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण मिले, जिसमें बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर चकत्ते और दूसरे चर्म रोगों से परेशानी हुई। इसे देखते हुए जानकार बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए चेतावनी जारी कर रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक से बच्चे घातक वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के उपाय बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चों में संक्रमण की चेन बनने से कोरोना विस्फोट हो सकता है। हिंदुस्तान में 26% जनसंख्या 14 साल से कम आयु के बच्चों की है, जबकि करीब 7% जनसंख्या 5 साल से कम आयु के बच्चों की है, यानी 33% आबादी बच्चों की है। बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए अभी से ही इससे निपटने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। देश भर में बच्चों के लिए आईसीयू बेड से लेकर साथ ही ऑक्सीजन और दवाओं का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर एल के भारती हैं, जो कि एचओडी हैं जेपीसी अस्पताल के। डॉक्टर एल तोमर हैं, डायरेक्टर मैक्स अस्पताल के। डॉक्टर अरुण पांडे हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सफदरजंग अस्पताल में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर भारती आपसे करता हूं। जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ी है, खास तौर पर कर्नाटक में, मैं नंबर्स की बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहला सवाल तो यह है, बच्चों में संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी? देखिए राकेश जी, बच्चों में बीमारी हो रही है। बच्चे जो है सो ससेप्टेबल हैं, बच्चे उतने ही ससेप्टेबल हैं जितने कि एडल्ट हैं या एडोलेसेंट है या एल्डरली पीपल है। लेकिन बच्चे में जो सिम्टम होता है वो माइल्ड सिम्टम होता है, या तो उसमें सिम्टम होता ही नहीं है, बच्चे में ऐसे इन्फेक्शन हुआ और बच्चे ठीक हो जाते हैं, या बच्चे में जो सिम्टम होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, और वो माइल्ड जैसे बुखार हो गया
या लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो माइल्ड सिम्टम बच्चे में होते हैं और वो सिम्टम घर पर ही अगर हम इलाज कराएं, उसका पैरासीटामोल ले, हाइड्रेशन सही करें तो वो सही हो जाता है। अब बात रही कि आगे जो हम बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव होगा, तो ये एक स्पेकुलेशन है हमारा, ये एक उम्मीद की जा रही है कि थर्ड वेव हो सकता है। तो थर्ड वेव में बच्चे में ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, बहुत सीवियरिटी होगी। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट और सेकेंड वेव तो उसमें बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चे में इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सीवियरिटी कम है। तो उसको कम हम कैसे कर सकते हैं? कम करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि एडल्ट को हम वैक्सीनेट करें और साथ में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम अपनाएं। अगर घर में किसी भी आदमी को इन्फेक्शन हो गया या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। अगर बच्चा आपको अगर लग रहा है कि हमें हो गया है, घर में माता या पिता को हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को वो कहीं भेज दे, पेरेंट्स के पास भेज दे, उसको अपने पास ही रखें, लेकिन बच्चे को अपने आप को वो आइसोलेट कर ले, अपने आप को मास्क पहनाएं, हैंड हाइजीन करें। और बच्चे अगर 2 साल से ऊपर हैं तो उसको भी हम मास्क अगर तैयारी करा दें, उसको हम सिखाएं तो वो भी मास्क पहन सकते हैं जी। दूसरी बात ये है कि हम बच्चे में अच्छे से खाना खिलाएं, उसकी इम्यून पावर को बढ़ाएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें, उसको हम टाइम दें, उसके साथ हम प्ले करें, खेलें। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि उसको जो स्क्रीन टाइम है उसको भी कम करें। ठीक है डॉक्टर तोमर, एक सवाल और मैं आपसे, क्योंकि बच्चों में संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ी है वो संक्रमण की चेन कैसे टूटे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जिस रफ्तार में ये आंकड़े बढ़े हैं, क्या ये तीसरी लहर का संकेत है? क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे होंगे। कर्नाटक में अगर 18 मार्च से 18 मई के बीच अगर देखें, 9 साल तक के करीब 40,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 10 से 19 साल के करीब 1 लाख से ज्यादा ये तादाद है। क्या ये तीसरी लहर का संकेत है सर? सीधा सवाल। देखिए, ये तीसरी लहर का संकेत तो नहीं है। अभी तो केसेस जितने भी हैं वो पेंडेमिक हमारा स्टेबलाइज ही हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। तो अभी तो ये स्टेबलाइज ही हो रही है, ये तो तीसरी वेव नहीं है। बट कोई भी पेंडेमिक होता है तो उसमें ये वेव्स आती ही हैं, तीसरी वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये इनएविटेबल है। पर यूजुअली जो वेव सब्सिक्वेंट वेव्स होती हैं वो उनकी जो सीवियरिटी है वो कम होती है। लेकिन हमारी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ये नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वेव को हमने काफी हद तक लॉकडाउन लगा के, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से रोक दिया था, तो वो इन्फेक्शन पूरी तरह से हो नहीं पाया था, इसलिए सेकंड वेव हमारी ज्यादा सीवियर हुई। पर इस बार सीवियर भी ज्यादा हुई है। डॉक्टर तोमर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए, देश में करीब हर राज्यों में संक्रमण की रफ्तार घट रही है। दिल्ली की बातचीत कर लूं, महाराष्ट्र की बातचीत कर लूं, लेकिन साउथ में आप देखिए केरल और कर्नाटक में आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। चेन्नई में 25 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन है, वहां पर आंकड़े नहीं कम हो रहे हैं सर। इसलिए मेरा तीसरी लहर को लेकर सवाल था। बिल्कुल सही है। ये जो नॉर्दर्न इंडिया में ना, ये पहले फर्स्ट वाली फेज में थोड़ा संक्रमण ज्यादा हुआ था। साउदर्न स्टेट्स में ये कम था, साउदर्न स्टेट्स में कम था। तो इन्फेक्शन पहले संक्रमण नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा था, उधर साइड में कम था। अब ये उधर कंट्रोल आ रहा है, तो उस साइड में, साउदर्न साइड में बढ़ा हुआ है, बट उसमें भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। इन्फेक्शन रेट और ये जितना भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में भी ये धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा। आई थिंक अनदर 2-3 वीक्स टाइम ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। और ये सेकंड वेव का ही पार्ट है, ये थर्ड वेव नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरुण पांडे, अगर हम पहली लहर की बातचीत करें और इस लहर की बातचीत करें, करीब 120 से 140% बढ़ोतरी हुई है बच्चों में संक्रमण को लेकर। जी राकेश जी, पहली लहर और दूसरी लहर में 100% बढ़ोतरी हुई है। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जब पहली लहर आई थी तो हम किसकी बात कर रहे थे? एल्डरली पेशेंट, एल्डरली लोगों की बात कर रहे थे कि लगभग 60 से ऊपर जो पेशेंट है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो कोमॉर्बिड है वो इन्फेक्ट हो रहे थे। दूसरी लहर, क्योंकि किसी भी पेंडेमिक में जो दूसरी लहर है, ये रिसर्च पेपर भी कहती है और जो भी पेंडेमिक के जो विशेषज्ञ सब लोग, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो दूसरी लहर आती है पेंडेमिक की, वो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सीवियर और ज्यादा इन्फेक्शियस होती है।
तो इसमें और इन्फेक्शन जब होती है तो ये क्या करेगी, इनफेक्ट जब पहली लहर आई तो यानी कि जो ससेप्टेबल थे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जो कोमॉर्बिड थे, उनको अटैक किया। लेकिन जो दूसरी लहर जो ज्यादा संक्रमित करती है वो सामान्य लोग, यानी कि जिसको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जो एडल्टरी नहीं है, कोई लंबे समय से जो दवा नहीं ले रहे हैं, उन पे अटैक की। अब बात करते हैं कि पहली से दूसरी लहर में जो बच्चों पे इन्फेक्शन हुआ है, तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्फेक्शन हुआ है, ये सच है, लेकिन बच्चों में जो कोविड का जो 3 स्टेज है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट तक होता है, सीवियरिटी तक बच्चे नहीं पहुंचते क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा होती है। और एक चीज और बता दूं, जो एस रिसेप्टर होता है, जो एडल्ट में बहुत ज्यादा होता है, जिसपे आके वायरस बाइंड होता है और इन्फेक्शन कराता है, वो एस रिसेप्टर हमारे बच्चों में कम होता है, जिसके कारण इन वायरस का अटैक कम होता है, जो वायरस का लोड होता है वो कम होता है, इसी के कारण उनमें माइल्ड सिम्टम्स होता है। माइल्ड टू मॉडरेट अगर मैं कहूं, मॉडरेट में पूरी मॉडरेट नहीं कहूंगा, मैं माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टम कह रहा हूं, क्योंकि उनमें एस रिसेप्टर कम होता है, वायरस का अटैक कम होता है, इसीलिए बच्चे माइल्ड सिम्टम्स लेके आते हैं। अब मैं तीसरी बात करना चाहता हूं कि बच्चों की कैटेगरी कैसे डिवाइड करें। हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चों का जो अगर एज में बोलूं तो बच्चे लगभग 18 साल तक के हम बच्चे बोलते हैं। तो अगर बात ये करें कि कौन ज्यादा ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन के लिए, तो आप ये सोचिए कि जो भी बच्चा 2 साल के ऊपर है, उसमें सामान्य हमारे घर में, आपके घर में जो भी बच्चा 2 साल के ऊपर होता है, उसको जैसे ही तबीयत खराब होती है तो 2-3 कॉमन सिम्टम्स होता है, जैसे बुखार आना, उल्टी होना, दस्त होना। ये 3-4 कॉमन सिम्टम्स है। कभी भी बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो यही सिम्टम्स लेके आते हैं। इसमें भी अलग से कोई सिम्टम, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को ये नहीं बता पाएंगे कि आपको टेस्ट हो रहा है कि नहीं, स्मेल ढंग से आपको पता चल रहा है कि नहीं। तो सिम्टम्स कैसे पता लगेगा? यही सिम्टम जो सामान्य सिम्टम्स हमारे घरों में होते हैं पेंडेमिक से पहले भी, सर्दी, दस्त हो जाना, तबीयत मतलब बुखार हो जाना, वोमिटिंग होना, और कभी कभी रैसेस होना, आपके शरीर, बच्चे के शरीर पे कभी कभी रैसेस हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स, ये कोविड के भी लक्षण हैं। हाँ, अब मैं बात करता हूं कि अब ये 5 साल तक के बच्चे, 5 साल के ऊपर के बच्चों में आप जरूर ये पूछ सकते हैं या सिम्टम इसके अलावा और कोई सिम्टम्स आ रहा है, जैसे कि टेस्ट स्मेल जा रहा है या फिर टेस्ट उसको नहीं है, तो भी सिम्टम्स माना जा सकता है। तो अगली जो तीसरी लहर की जो आप बात कर रहे हैं कि क्या तीसरी लहर में बच्चों का संक्रमण होना ज्यादा लग रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि कोरोना जो कोविड का वायरस का लक्षण ही होता है कि वो अपने आप को म्यूटेट करे। तो जाहिर सी बात है, जो सेकंड म्यूटेशन आया है वो एडल्ट को इफेक्ट किया है, वो हेल्दी पेशेंट को, हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट किया है। तो हो सकता है कि बच्चों में आए, लेकिन मुझे मानना यह है कि एस रिसेप्टर की कमी होती है, कितना भी म्यूटेंट करके आएगा तो ये मॉडरेट से ऊपर इन्फेक्शन नहीं पहुंचा। ठीक है डॉक्टर भारती, बच्चे जिस तरीके से लगातार आप तीनों लोगों ने कहा कि उसमें या तो माइल्ड या फिर मॉडरेट में भी कम मॉडरेट होगा, लेकिन कैरियर बेहतर हो सकते हैं, तो क्या ये अब जरूरी हो गया है, अपरिहार्य हो चला है मौजूदा परिस्थितियों में कि बच्चों को मास्क पहनाया जाए? हालांकि ये एक काफी टफ टास्क है सर, घर में बच्चों को मास्क पहना कर रखना। देखिए, अगर बच्चे 2 साल से ऊपर है, 2 साल से अगर ऊपर बच्चे हैं, WHO ने तो कहा है कि 5 साल से ऊपर के बच्चे मास्क पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे 2 साल से 5 साल के बीच का है, अगर आप उसको सही तरीके से बताते हैं, दिखाते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए बच्चे का। पेरेंट्स को जो है सो मास्क एटिकेट समझाना चाहिए। मास्क, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्क गले में लटका लेते हैं, या मास्क लगाते हैं तो सिर्फ मुंह में लगा होता है, नाक खुला होता है, या नाक खुला होता है। तो पहली चीज जो है, जो बच्चे को हमें समझाना पड़ेगा कि भाई मास्क का क्या फायदा है और मास्क कैसे लगाते हैं। 2 साल से 5 साल तक के बच्चे, जो 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उसको अगर हम सही से बताएंगे तो बच्चे अच्छे से मास्क लगा लेते हैं। दूसरी बात है कि अगर बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं, अगर बच्चे मास्क लगाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो घर में जो दूसरे मेंबर है उसको सही तरह से मास्क लगाना पड़ेगा। और बच्चे को ये बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे में थोड़ा सा भी साइन सिम्टम डेवलप हुआ तो उसको एल्डरली, जिसमें कि मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता है, सीवियर डिजीज ज्यादा होते हैं, उससे दूर रखना है। बच्चे को हमें बाहर नहीं जाने देना है, बच्चे को बताना है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चे बहुत रिसेप्टिव है आजकल, न्यूज देखते हैं, न्यूज देख रहे हैं और लोग दूसरे दोस्तों से समझ रहे हैं, तो वो मास्क जरूर पहनेंगे। ठीक है डॉक्टर तोमर, अगला सवाल तो यह है कि बच्चों को मास्क पहनाएं तो कैसे, और उसके साथ ही घर में रखना भी उन्हें लंबे समय तक संभव नहीं है, बाहर निकालने पर एकदम सख्त पाबंदी होनी चाहिए मौजूदा दौर में?
देखिए, जितना एज फार एज पॉसिबल ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो होना ही चाहिए, पर बच्चों को मास्क पहनाना, अगर घर में मान लिया 4 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे हैं और सबने अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बट हाँ, घर से अगर बाहर जाते हैं और कहीं भी स्लाइटेस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज देयर, तो मास्क पहनना जरूरी है। रही बात बच्चों की, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो बच्चे भी आजकल बहुत रिसेप्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप अगर हम उन्हें समझाते हैं कि भाई ये इन्फेक्शन ऐसे प्रिवेंट करेगा, पेरेंट्स को भी बचाना है आपको, तो वो मास्क पहनेंगे। रही बात बाहर जाने की, घर में उतना, आजकल तो सारे लोग घर में ही समाहित हुए हैं, बाहर नहीं जाते हैं। कोई भी हम सोसाइटी में देखते हैं बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए, या अगर बाहर जा रहे हैं तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, कम बिल्कुल ही लोग नहीं हो, मतलब अगर है तो जा भी सकते हैं, बट वो सारी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेंगी अगर इन्फेक्शन से बचना है। बच्चे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा S2 रिसेप्टर्स कम है, शायद इन्फेक्शन का सीवियरिटी उतना नहीं होगा, और सीवियरिटी उतना भी नहीं होगा तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बच्चों में, ये तो पक्की बात है। संक्रमित तो बच्चे ज्यादा होंगे क्योंकि वैक्सीनेशन भी नहीं लगा है, बच्चों को बचा के भी ज्यादा रखा हुआ है, उनको इम्यूनिटी इन्फेक्शन से भी नहीं हुई है, तो बच्चे इन्फेक्ट तो अगर थर्ड वेव आती है उसमें ज्यादा होंगे। सीवियरिटी कितनी होती है ये टाइम के साथ पता लगेगा, क्योंकि जैसा कि स्पेकुलेशन थी सेकंड वेव के लिए, वैसा नहीं हुआ। कुछ अलग ही चीज देखने में मिली है, नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा थे, लिथेलिटी भी ज्यादा थी, यंग पेशेंट में भी हुआ, अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों में भी हुआ, डेथ्स भी बहुत हुई हैं। बहुत सारे, मतलब ये कहना मुश्किल है कि म्यूटेशन किस तरीके का होगा। तो म्यूटेशन अगर बच्चों का आता है तो बच्चों के लिए परेशानी ये है कि हमने एडल्ट्स को तो किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया, हमारे पास आईसीयू बेड थे, डॉक्टर्स थे, फिजिशियन ये, लेकिन अगर बच्चों में संख्या बढ़ती है, क्योंकि बच्चों की संख्या भी कम नहीं है, जैसे कि अभी बताया 14 ईयर्स से कम के बच्चे लगभग 27% है टोटल पॉपुलेशन का। 27% इज ए ह्यूज नंबर, और जबकि हमारे पास आईसीयू एडल्ट के मुकाबले तो 1/20 भी नहीं है स्ट्रेंथ, 1/20 स्ट्रेंथ भी नहीं है। We don't have medical ICUs for the pediatric patients. We don't have pediatric beds. We don't have pediatricians also. Because adult को तो बहुत सारे लोग ट्रीट कर सकते हैं, adults को तो हम भी कर सकते हैं, फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सभी लोग कर सकते हैं, बट बच्चों को ट्रीट करने के लिए तो पीडियाट्रिशियन ही चाहिए, और पीडियाट्रिशियन हमारे पास उतने नहीं है। रही बात आईसीयूज की, आईसीयू के बेड इतने कम है, आईसीयू का ट्रेंड स्टाफ इतना कम है, तो अगर हम इसको सही तरीके से सीरियसली लेके चलें कि ये हो सकता है, जैसा कि अभी ये जताया जा रहा है कि शायद होगा, तो हमें इसके लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी है। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईसीयू बेड होने ही चाहिए, हमारे पास डॉक्टर्स होने ही चाहिए, ट्रेंड स्टाफ, आईसीयू का ट्रेंड स्टाफ होना ही चाहिए, जो, और ये टाइम है हमारे पास जिसमें कि हम ये तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर, और अलग अलग राज्यों में सरकारों ने, डॉक्टर तोमर, ये तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की बातचीत करें या महाराष्ट्र की बातचीत करें, बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं, ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि अगर तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा टारगेट करता है कोरोना, तो बच्चों का इलाज हो जाए, क्योंकि बच्चे अगर एडमिट होंगे तो उनके साथ पेरेंट्स को भी वहाँ पर रखना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अरुण, क्या पेरेंट्स को अगर वैक्सीन लग जाती है तो हम माने कि बच्चा सेफ है? क्योंकि इस रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन में एक दायरा ये भी जोड़ा जाए कि जिनके बच्चे छोटे हैं उनको वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाए। जी, ये दायरा जोड़ा जा सकता है कि जो बच्चे छोटे हैं जिनके घर में, उनको वैक्सीन दी जाए, क्योंकि अगर वैक्सीन लगाए, मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं रोकती, आपकी सीवियरिटी से रोकती। जो भी वैक्सीन लेगा, ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन लेने के बाद इम्यून हो गया, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, उस पर सिम्टम्स कम आएंगे, वो माइल्ड सिम्टम्स लेके आएंगे, वो ठीक हो जाएगा, सीवियरिटी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये कहना कि जिन पेरेंट्स को वैक्सीनेशन हो चुका है वो बच्चों में इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर बच्चों, जिसके घर में बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन पे प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जैसे वो अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं या काम के लिए इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, तो उनको अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं कैरियर के रूप में वो घर पे नहीं लेके आएंगे वायरस, और इन्फेक्शन बच्चों में बच जाएगा। लेकिन ये जरूर मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को नहीं रोकती, आपकी डिजीज की सीवियरिटी को जरूर रोकती है। ठीक है, निश्चित तौर पर, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? डॉक्टर भारती, इम्यूनिटी की बार बार चर्चा हो रही है, बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा तेज होती भी है, कई सारे बच्चे बहुत कम उनकी डाइट होती है, तो ऐसे में पेरेंट्स करें क्या? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को हम क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, उनकी पसंद नापसंद, उसके बीच इम्यूनिटी का ध्यान। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होता है।
अगर कोई भी आयुर्वेदिक या कोई भी बात कोई कहते हैं कि ये मेडिसिन खा लो, जिंक खा लो, विटामिन सी खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो इसका साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि नॉर्मल डाइट जो अपने घर में बनता है, वो नॉर्मल डाइट, नॉर्मल फ्रूट्स में भी डिफरेंट कलर के फ्रूट्स में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट विटामिन मिलते हैं, डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। सो हाइड्रेशन को बच्चे को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा, घर में बच्चे के साथ पेरेंट्स को खेलना पड़ेगा, एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, और नॉर्मल डाइट जो घर में होता है वो बैलेंस डाइट हमें देना पड़ेगा, जिसको कि हम न्यूट्रिशियस डाइट कहते हैं। कोई भी मेडिसिन कोरोना को प्रिवेंट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट फॉर वैक्सीनेशन। सो वी हैव टू फोकस ऑन द हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। एंड यहीं पर मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि हम कोरोना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं कि और सारी बीमारियां जो अभी मानसून सीजन आने वाला है, जिसमें रोटावायरस डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां, फ्लू हो सकता है। तो हमें उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो बच्चे को हमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। और एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन गवर्नमेंट सेटअप पे मिलते हैं और कुछ प्राइवेट में मिलते हैं। तो मैं पेरेंट्स को आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि न्यूट्रिशियस डाइट और वैक्सीन बच्चे को जरूर लगवाएं। निश्चित तौर पर वैक्सीन जैसे बच्चों के लिए कोरोना को लेकर आ जाए, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन डॉक्टर तोमर, एक सवाल आपसे ये कि जो एल्डरली पर्सन है, जो बड़े लोग हैं, या फिर जो एडल्ट्स में आमतौर पर अगर कोई लक्षण दिखता है या फिर संक्रमण होता है, लक्षण ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट हैं, तो वो घर में रहकर होम आइसोलेशन में रहते हैं, तमाम उसको क्या एहतियात बरतने हैं, क्या करना है, ये पता है। लेकिन अगर बच्चे संक्रमित हो जाएं तो एक तो उन्हें पहचाने कैसे अगर बहुत ज़्यादा कोई लक्षण नहीं है तो, और अगर संक्रमण की पुष्टि होती है तो करें क्या? देखिए, अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो सबसे पहली बात तो जो एल्डरली लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो एडल्ट्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज है या कोई प्रॉब्लम है, उन्हें ही आइसोलेट होने की जरूरत है। वो थोड़ा सा अलग आइसोलेशन में रहना होगा। रही बात बच्चे की देखभाल करने के लिए तो पेरेंट्स का तो जरूरत हो गई। पेरेंट्स में जो अगर एक पेरेंट ध्यान रख सकते हैं तो एक या तो दोनों पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे का। पहचानने का मतलब तो ये है आजकल राकेश जी कि कुछ भी सिम्टम है, कोई भी डिजीज का सिम्टम है, वो विल बी कंसिडर्ड एज कोरोना। चाहे डायरिया है, चाहे कफ है या कोल्ड है या फीवर है, विल बी कंसिडर्ड एज कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये मान के चलना है। तो एडल्ट्स जो एल्डरली लोग हैं उन्हें अलग रखना है, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं वो सेपरेट, उन्हें आइसोलेशन में रखना है। बच्चे की देखभाल सही से करनी है, जैसे कि बताया, हालांकि डिजीज सीवियर नहीं है। और उनका वैक्सीनेशन, जैसे कि आपने पहले इसमें बात किया था कि जिनके बच्चे छोटे हैं उनका पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक दायरा जोड़ा जा सकता है, वैक्सीनेशन में एक दायरा जोड़ा जा सकता है कि उनको प्रायोरिटी दी जाए उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जो आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं, मुझे लगता है जो पेरेंट्स इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे होंगे उनके लिए ये काफ़ी काम का है, उनके लिए काफ़ी उपयोगी भी रहा है ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।